अब बारी है हमारे आज के ख़ास मेहमान की। उनसे रूबरू कराने से पहले चंद बातें कहना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं कि जो हमारी पहले शिक्षा होती है वो हमारे घर से होती है, और वो पहले जो शिक्षिका होती हैं वो हमारी माँ होती हैं, जिनसे हम हर तरीके की, चाहे वो यूँ कहूँ रेखा कि अगर माँ शिक्षित हो या ना हो, लेकिन जो पहली जो शिक्षा होती है वो माँ ही देती है। और जो शिक्षा का महत्व है वो बताती है कि हमें शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, और शिक्षा के प्रति हमें जागरूक होना ज़रूरी है। सिर्फ किताबी भाषा ही नहीं बल्कि वास्तविकता में, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। किताबों को रट करके हम हाँ, कुछ बिल्कुल सही ऐसा कहा कर आपने। नहीं तो चलिए सकते। अब हम सीधे रुख करते हैं अपने विशेष मेहमान का, और आपको लिए चलते हैं अपने विशेष मेहमान के पास। परिचय हम करवाते हैं। आप हैं हमारे बीच डॉक्टर सीबीए सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं, आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स बिहार के। कई ऐसे सेक्टर में भी आपने काम किया है, सरकारी क्षेत्र में भी आपने काम किया है, निजी क्षेत्र में भी आपने काम किया है, और आज की यदि हम बात करें तो आज बच्चों के लिए आपने अपना पूरा जीवन देने का सोच रखा है। तमाम विषयों पे हम चर्चाएं करेंगे। क्यों? बिल्कुल रेखा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बतौर शिक्षाविद होने से पहले आप बहुत सारे ऐसे पदों को आपने सुशोभित किया है, और उस जर्नी की अगर बात करें तो उस जर्नी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा क्या ऐसा संयोग हुआ कि आप बतौर शिक्षाविद बनने की आपने सोची कि मैं इसी क्षेत्र में जाऊं? जी, मैं तो शिक्षक बनना नहीं चाहता था। पहले कभी कोई ख्याल नहीं था मेरे मन में। मैंने एमबीए किया और मुझे लगता था कि इस फील्ड में बहुत संभावनाएं हैं। और उस वक्त जब हमने एमबीए किया था, उस वक्त तो एमबीए करने वालों की प्रतिष्ठा सिविल सर्वेंट से ज़्यादा हुआ करती थी। तो मैंने भी कई सारी नौकरियां की और कई सारी नौकरियां छोड़ी, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये लगता था कि ये काम शायद मेरे लिए बना नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होते थे कि इतना पैसा खर्च करके तुम्हें बनाया गया, इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया गया, और अब तुम अगर काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। फिर ऐसी तमाम नौकरियां करते हुए एक ऐसी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, एक अच्छे पद पर था मैं इलाहाबाद में, जो पीसीडीएफ प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो एनडीडीबी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ मैं था। और कुछ एक दिन ऐसा घटा मेरे मानस में कि अब मैं इस तरह के काम नहीं करूँगा। मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने बिना किसी वजह के त्यागपत्र दिया और आकर के अपनी ट्रेन में, जिस ट्रेन से मैं रोज़ कानपुर से इलाहाबाद जाता था, तो मैं राजधानी में बैठ गया। मेरे सामने एक फादर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, आपसे क्या मतलब है, मैं परेशान हूँ या नहीं, मुझे मैंने शेयर नहीं करना चाहा। लेकिन वो चूँकि यात्रा दिल्ली तक थी, मैंने भी दिल्ली का जाने का प्लान किया था, क्योंकि घर तो जाना ही नहीं था, घर में कोई स्वागत नहीं हुआ तो मुझे पता था। तो मैं दिल्ली जा रहा था, कुछ मित्रों के रहूँगा, कुछ और करूँगा, लेकिन ये काम नहीं करूँ। उन्होंने कहा कि तुम तो शिक्षक बनने के लिए पैदा हुए हो। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, शिक्षक मैं बन नहीं सकता, इतनी पढ़ाई करके मैं शिक्षक बनूं। मुझे लगा शिक्षक बनना बहुत छोटी बात है। उस समय मेरे परिवार में कोई शिक्षक था नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं कितना बड़ा पद है। लेकिन उन्होंने कहा मेरे साथ एक दिन चलिए। मेरे अपने साथ वो ले गए दिल्ली में, उन्होंने अपने साथ रखा अपने गेस्ट हाउस में, और मुझे लेकर के वो गोंडा गए। गोंडा जहाँ वो प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन करने जा रहे थे, और अपने साथ लेके उन्होंने अपने घर में मुझे रखा और कहा मेरे साथ 1-2 दिन पढ़ाओ, देखो कैसा लगता है। भारी मन से, क्योंकि मुझे कहीं कोई आश्रय था नहीं उस वक्त, भारी मन से मैंने कक्षा में प्रवेश किया। वो भी साथ में गए, पीछे बैठे, और मेरा जो विषय था, मैंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो मैंने ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाया, एफई का। और बच्चों ने जब चैप्टर ख़त्म हुआ तो बच्चे खड़े हो गए और फादर फिर लेकर मुझे बाहर आ गए। फादर ने बोला ये बहुत कम होता है जब शिक्षक चैप्टर क्लोज करे और बच्चे बिल्कुल शांत होकर खड़े हो जाएं, बहुत ही नई बात है। मैंने कहा मैंने कभी देखा नहीं। बोले कि नहीं तुम टेस्ट पास कर गए, यू आर बॉर्न फॉर ए टीचर एंड जस्ट यू कीप ऑन गोइंग। मुझे भी लगा, मुझे तो अच्छा लगा है, ठीक है कोई बात। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट लेटर न कोई बात, पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीने में उनके साथ ही रहा। मेरे एक और मित्र थे वहाँ पर, मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब, उनका भी सहयोग रहा मेरे जीवन में बहुत अधिक मुझे शिक्षक बनाने में। और उसके बाद मुझे वेतन मिला। वेतन जब बैंक में गया तो मुझे मेरा वेतन जो जहाँ मैं था उसके 1/10 था, 1/10। लेकिन मुझे लगा कि कोई बात नहीं। मुझे जो आनंद मिला वो मिलियन टाइम्स ज़्यादा था।
जो मुझे पढ़ा कर एक मैंने आनंद मिला। बस यात्रा शुरू हो गई। गोंडा में मैं 3 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 3 साल के बाद बिहार आ गया और बिहार में फिर बिहार की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद बीच में मैं एक बार लॉरेंस स्कूल सनावर गया, जहाँ के बड़े, आपने नाम सुना होगा, बड़ा विश्व का के तमाम 100 स्कूलों में से फर्स्ट 10 में आता है। अच्छा स्कूल है, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहाँ बच्चों का होता है। वहाँ मैं था 3 साल के लिए। इस बीच में मैं 2 वर्ष के लिए दैनिक जागरण ग्रुप में भी मैंने उनके विद्यालयों को खोलने के लिए वादा किया था कभी, तो खोला, लेकिन मेरा मन कभी बिहार से अलग हुआ ही नहीं। और फिर मैं बिहार आ गया 1994 में मैं बिहार दोबारा आया। डीएवी संस्थाओं से जुड़ा, तमाम डीएवी स्कूलों के निर्माण में मेरी भूमिका है थोड़ी बहुत। तमाम बच्चों को पढ़ाया, तमाम बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ये जो अभी बाद में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे स्कूल बनाते, ये ऐसा भी समय आया जब हमारे स्कूलों ने ये कहा कि आप ये दायित्व संभालें, कि प्राइवेट स्कूलों का दायित्व आप संभालें। एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल जो सिर्फ उन्हीं विद्यालयों को सदस्य बनाता है जो अफिलिएटेड हैं सीबीएसई से या आईसीएसई से। उसमें ये भी बात रही है कि अभी तक अध्यक्ष वही होते रहे हैं जिन लोगों का अपना विद्यालय होता रहा है, लेकिन उस कानून को बदल करके मुझे दिया गया कि नहीं, आपके तो सभी विद्यालय हैं। हम लोगों तो 1-2 विद्यालय या 10-20 हो सकते हैं, आपके तो हज़ारों विद्यालय हैं। इसलिए सब ने एक मत से, एक स्वर से, बिना किसी इलेक्शन के मुझे इस का अध्यक्ष बना दिया, जिसकी यात्रा अभी चल रही है। जी, एक स्कूल का शिक्षक होना बहुत बड़ी बात होती है और आप खुद इतने बड़े एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी जवाबदेही, इसे हम कह सकते हैं। बहुत बड़ी सिंह साहब, यदि हम बात करें आज के आपाधापी भरी ज़िंदगी में, यदि हम देखें तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी सोच ये होती है कि बच्चा मेरा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, बड़े से बड़ी जगहों पे जाएं, और ताकि वो आगे जाके मेरा नाम रोशन कर सके, और एक सोसाइटी सिंबल भी उनका बन जाता है कि बच्चा मेरा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बुनियादी शिक्षा की। तो मैं चाहूँगी कि आप इतने बड़े एसोसिएशन के, खासकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा आपसे वो ये है, पहला विद्यालय, पहला अध्यापन और पहला शिक्षण कैसा होना चाहिए? जैसे आप अभी शुरुआत में प्रिया ने बताया कि माँ सबसे पहला और सबसे बड़ी विद्यालय होती है। पहला संस्कार तो वहाँ ढलना चाहिए। बच्चे की प्रथम शिक्षिका अगर माँ नहीं बनी, तो दुनिया में उसके लिए कोई शिक्षक दोबारा मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहला तो जो पहली पढ़ाई है वो तो घर में हो, संस्कारों की पढ़ाई, चरित्र की पढ़ाई, जीवन के उद्देश्य की पढ़ाई। जैसे मेरी माँ कहा करती थी कि छोटे में सभी भाई बहनों को, हमारे 8 भाई बहन हैं, तो हम लोग 8 बस्ता एक साथ निकलता था, 8 लोग पढ़ने जाते थे बचपन में। तो मेरी माँ कहा करती थी, मैं किसी को अच्छा काम करने के लिए कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम अच्छा काम तो करोगे ही, तुम खराब काम तुम लोग कर नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो। लेकिन 2 काम कभी गलत मत करना, कभी चोरी मत करना और कभी विश्वासघात मत करना। ये किसी संगत में आकर तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ये टोक को कहूँगी कि तुम ये 2 काम मत करना। क्या करना, इसका ये मेरे जी में नहीं है। ये तुम अच्छा काम करोगे, कितना करोगे, आने वाले जीवन में जो गुरु आएंगे वो बताएंगे। तो मौलिक शिक्षा जो हमारी है, जो इसकी बात आप कर रही हैं, ये तो घर से शुरू होती है, लेकिन जो पहली शिक्षा जो विद्यालय ही होती है वो बहुत खास है। ये मत सोचिए कौन सा विद्यालय कितना बड़ा है, कितना बड़ा ब्रांड है, कितना नाम है उसका, या कितनी लंबी लाइन है वहाँ फॉर्म लेने वालों की। ये देखिए कि उस विद्यालय की जो मुख्य भूमिका में लोग हैं वो कैसे हैं, वो आपके बीच बच्चों को कौन सा जीवन मूल्य देने वाले हैं, वो उसमें कौन सा सपना भरने वाले हैं। अभी आपने कहा कि हमारा नाम रोशन करे, माता पिता ऐसा सोचते हैं हमारा नाम रोशन करे। ऐसा क्यों सोचते हैं? वो क्यों ना पूरी दुनिया का नाम रोशन करे, उसको लिमिट क्यों कर देते कि सिर्फ मेरा नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, पूरे देश का नाम क्यों ना रोशन करे। इसलिए बड़े बनने के लिए उसकी सीमाएं मत बांधिए, उनसे मिलिए जहां आप जिनके हाथों में अपने बच्चे को दे रही हैं वो कैसे लोग हैं, क्या सोच है, और बहुत दूर अपने घर से बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में ना भेजें, ये ध्यान रखें। प्राथमिक शिक्षा जो होती है बच्चों की, वो किस तरीके की होनी चाहिए? कहते हैं कि जब नींव अच्छी पड़ती है तो फिर उसके बाद वो जो पेड़ है या पौधा है वो बहुत ही अच्छा खिलता है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपकी प्राथमिक शिक्षा। घर से तो शुरू होती है, फिर जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, ब्रांड पर जाना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि ये मानसिकता हम लोगों में बनी हुई है, हो गई है लोगों की, नहीं बच्चा मेरा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। तो यही
तो इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को बताया जाए, और हमारी जो बातचीत का जो क्रम है उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल करके आए। चूँकि आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो इस लिहाज से अभी जो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, अभी जो लॉकडाउन भी हुआ और उस समय की भी बात करें, तो बहुत सारे स्कूलों में फिर भी जो नियम कानून हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये उसमें इजाफा हुआ, जबकि इंस्ट्रक्शंस जो भी मिले। तो ये ऐसा क्यों कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं, ये सर्कुलर जारी होता है कि हाँ फ़ी में इजाफा नहीं करना है, फिर भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों? कहाँ पर लैक कर रहा है? कौन सी बातें जिसको जानना बहुत ज़रूरी है? ये एक इसके पहले एक प्रश्न आपने पूछा था, उसका उत्तर देकर इस पर आता हूँ। पहले आपने पूछा कि प्राथमिक वर्षों में बच्चों के लिए सबसे ख़ास क्या है, एजुकेशन से जब मुतालिक बात करते हैं, तो शुरुआती वर्षों में नई एजुकेशन पॉलिसी में भी पैटर्न चेंज हुआ है। पहला 5 साल लाइफ का बहुत ख़ास है, जहाँ पे नर्सरी, KG1, KG2, 1 और 2 में बच्चा पढ़ेगा 5 साल, यानी 9-10 साल वाले की उम्र में। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो एलिमेंट होना चाहिए उसके अचीवमेंट का, वो नॉलेज नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए हैप्पीनेस। खुशी खुशी बच्चे का विद्यालय जाना, खुशी खुशी आना, सुरक्षित महसूस करना, समाज के हाथों में सुरक्षित महसूस करना, और फिर उसके माध्यम से जो ज्ञान आ जाए उसको समेट लेना, और प्रयास, बिना प्रयास के स्वतः, ये है। तो हैप्पीनेस जो लाइफ में बच्चों की शुरुआत में अगर डाल दी जाए कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस rather than achievements or glory or the laurels, अगर ये डाल दी जाए कि हैप्पीनेस, तो बच्चे की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। तो हम लोग शुरुआती सालों में बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि बच्चा खुशी खुशी आए। बल्कि टीचर्स जब हम टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टेस्ट करते हैं बच्चों से कि आप सुबह स्कूल, मन में आपके क्या आता है, स्कूल आने के पहले आपको कैसा लगता है। तो जो बच्चे बताते हैं कि मुझे स्कूल सिर्फ इसलिए जाना है कि मुझे अमुक मैम से मिलना है, हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन उस पर्टिकुलर टीचर ने तो कामयाब कर दी। बच्चा उठे और स्कूल जाना चाहे किसी एक टीचर की वजह से, किसी एक गेम की वजह से, किसी एक एक्टिविटी की वजह से, तो समझ लीजिए एजुकेशन सही रास्ते पे। ये आपने बहुत सटीक बात कही, जब बच्चे के मुंह से ये बात निकलती है, और यही शायद हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि, और पढ़ने में वो मज़ा भी आता है, क्यों रेखा? और कहीं ना कहीं इस तरह के जो विद्यालय भी आजकल, जैसे आजकल आप लोगों ने भी प्राइवेट स्कूल की हम बात करें तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्री स्कूल्स जो होते हैं, वो भी बच्चों के लिए आजकल जो खुलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी डेवलप करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, यदि हम बात कर लेते हैं आज के एजुकेशन की, क्योंकि जहाँ हम सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं सिंह साहब, वहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमेशा जुड़ती रही हैं। आपने तो कई वर्ष दिए हैं इस फील्ड में, कई स्कूल के साथ आप जुड़े रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है, कितनी कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ और किया जा सकता है? आप अपने तरफ से किस तरीके का योगदान देते हैं ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो एक बेहतर शिक्षा बन पाए? बहुत ख़ास बड़ी चैलेंज जो आपने बताई अभी, कि बिहार एक ऐसी मिट्टी है जहाँ मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का नहीं हूँ और बिहार में आकर बढ़ा हूँ, विकसित हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि पूरी दुनिया में मैंने देखा है घूमकर कि जो मेधा का स्तर बिहार में है वो विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मेधा का स्तर, समझ का स्तर, कुछ जानने की ललक का स्तर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अनुराग रखने का स्तर, माता पिता, गुरु, गंगा, गायत्री, गौ का सम्मान का स्तर जो बिहार में है वो कहीं नहीं, ये स्वाभाविक रूप से है। फिर भी हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आपने कहा सरकारी विद्यालयों में आज भी हमारे बच्चे 50% से अधिक तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते ही हैं, और सरकारी विद्यालयों में दशा बहुत अच्छी नहीं है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, सरकार भी इसको मानती है। कहाँ कमी है? भवन उनके पास भी है, भवन उनके पास भी हैं, पैसा सरकारी विद्यालयों में कहीं इनसे ज़्यादा मिलता है। शिक्षकों को, योग्य शिक्षकों का भी अभाव है, ऐसी बात नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे योग्य शिक्षक सरकारी विद्यालयों में हैं। लीडरशिप का अभाव है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
मेजो, क्योंकि हम बातें ये कर रहे थे कि आपके तरफ से क्या कुछ ऐसे कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि यदि हम बात करें प्रिया कि नित्य निरंतर यदि हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए हमेशा नया अध्याय जुड़ता रहता है। यदि वो सोशल फ्रंट पे देखें, यदि वो हेल्थ के फ्रंट पे देखें, क्योंकि आज योग भी जुड़ा है तो खेलकूद भी जुड़ा है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ती चली आ रही हैं। तो जानना चाहूँगी कि आपके तरफ से ऐसी क्या कोशिशें होती हैं, आपके तरफ से ऐसी क्या पहल होती है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो और आगे और निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, बेहतर होती चली जाए? जी, जब मैंने इतने साल शिक्षा में गुजार करके बाहर निकला अभी, तो मैंने एक पूरी अपने अनुभव को समेटा है और देखा है कि क्या करने से ख़ास तौर से बिहार के बच्चों में हम क्रांति ला सकते हैं, कहाँ कमी है। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाई अपनी खुद की, उसका नाम दिया है नॉलेज ग्राम। नॉलेज अंग्रेजी का शब्द है, ग्राम हिंदी का, दोनों की ब्लेंडिंग, पश्चिम और पूरब की ब्लेंडिंग एक कॉन्सेप्ट है। अब शुरुआत कहाँ से होती है? एजुकेशन स्कूल से शुरू नहीं होता, शुरू में आपने बताया था माँ से। शुरुआत आज भी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को नहीं है, अभिभावकों को और टीचर्स को है। और उनके लिए मेरा मंत्र है, मैंने निकाला है इसको वेदों से, ऋग्वेद में से निकाला पढ़ करके कई सालों तक, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, इसमें सब कुछ समाहित है। यानी सबसे पहले मनुष्य बनो। जैसे ही मनुष्य बन जाओगे वैसे ही आपके हाथों में वो क्षमता आ जाएगी कि आप देवताओं का निर्माण कर सकते हैं। यानी सबसे पहली शिक्षा अभिभावकों को और शिक्षकों को, मनुष्य बनो। तो सबसे पहला काम मेरा इस पर, सब विद्यालयों में, जो विद्यालय मेरे अधीन हैं, जिन विद्यालयों को मैं आगे बनाने वाला हूं, उनमें सबसे पहला काम मेरा है कि आप अभिभावकों के साथ बैठें, अभिभावकों के साथ बात करें, टीचर्स को लेकर चलें और उन्हें बताएं कि सबसे पहला परिष्कार आपके अंदर है। आप जितने महान हैं, अगर आप मनुष्य हैं तो आप स्वतः आपके हाथों से देवताओं का निर्माण होगा, बच्चे दैव बनेंगे। अगर आप में कमियां हैं और आप अगर चाहें कि हम समाज को पुनर्निर्मित कर दें, बड़ा डिवाइन बना दें, वो संभव नहीं है। अब भाई हमारी जो पॉलिसी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी काम चल रहा है कि बच्चों के लिए क्या संदेश होना चाहिए, बच्चों के लिए भी तो कुछ संदेश होना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी हमारे पास संदेश है कि भाई केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं हम दे रहे हैं आपको, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी हमारी शिक्षा यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि आप पढ़ लो और आपको नौकरी मिल गई या कमाओ, नहीं। ऐसे हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे जीवन बच्चे के साथ लगी रहे। ज्ञान के लिए, नॉलेज फॉर इग्नोरेंस को मिटाने के लिए नॉलेज। दूसरा यानी लर्निंग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए। अर्निंग फॉर चैरिटी, दाना है, जब बड़े होना दान करना, देखना किसी को जरूरत तो नहीं है। और तीसरा च रक्षणाय, जब बड़े होना तो शक्ति जब तुम्हारे अंदर आएगी तो ध्यान रखना केवल ज्ञान और दान के लिए नहीं पढ़ाया गया, तुमको रक्षा करने के लिए पढ़ाया गया। तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश अगर संकट में है तो बाहर निकल के रक्षा करो, तब तुम्हारी शिक्षा पूरी होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये बच्चों के लिए। बिल्कुल, और बहुत ही गूढ़ बातें कहीं और जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, हम पेरेंट्स को भी और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, क्योंकि हम ही से वो सीखेंगे। और ये आपने सही कहा, शिक्षक और अभिभावक को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। अभी जो बिहार के बच्चों की बात करें तो ये बिहार के बच्चे मेधावी हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप पूरा विश्व घूम चुके हैं, और अगर बात करते हैं उनमें मेधावी होने की तो सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चों में ये है। लेकिन फिर भी एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि शायद मैं औरों से बेहतर नहीं क्योंकि मैं बिहारी हूँ। अगर मैथमेटिक्स की बात करें वहाँ भी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये मन में बात आ जाती है कि शायद मैं वैसा नहीं। और ये पहले से काफ़ी बदला है, लेकिन फिर भी उतने हद तक नहीं बदला है। इसको बदलने के लिए जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ख़ास तौर पे बिहार की बात करें तो वो कितना काम कर रही है? ये बात बहुत सटीक है कि हमारे बच्चों में अंग्रेज़ी अच्छा ना बोलने का एक उनको मन में सोचती है बात ही कि हम अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, या हमारी भाषा पर आंचलिक प्रभाव रहता है और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग
जो अपनी भाषाएं बोलते हैं और पूरे भरोसे के साथ बोलते हैं। फिर हमारे बच्चों से ये बात क्यों, उनके मन से बात निकाली, वो अंग्रेजी वो जानते हैं, बोल नहीं पाते। जब बोलने का मौका आता है तो पीछे चले जाते हैं, हमेशा बैक बेंचर होते हैं। विदेशी प्रोग्राम्स में जब क्वेश्चन आंसर सेशन आता है तो बच्चे बोलते हैं कि हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। ये कोई ख़ास चुनौती नहीं है, ये सिर्फ मन की बात है। बच्चों को जैसे भी आए, जिस तरह की भाषा उनके पास है, उन्हें बोलना चाहिए। वो भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, विचारों को पहुंचाने का माध्यम है। उसमें आंचलिक प्रभाव अगर है भी तो कोई बात नहीं। और हाँ, नए स्कूल जो आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक ऐसा उनको ट्रेनिंग बच्चों को मिले कि वो पूरे एक वैश्विक ढंग से बात कर सके, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसके काम में कई वर्ष लग जाएंगे, तब तक के बच्चे पिछड़ न जाएं। अपनी भाषा में, हम कह रहे किसी भाषा में, अंग्रेजी क्या हिंदी में, इवन आंचलिक भाषाओं में अगर वो विचार को प्रेषित करते हैं तो उनका विचार पहुंचता है, वो महत्वपूर्ण। आपने कहा भी कि विचार सबसे कीमती है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात। तो शुरुआत में जो आपने कही, मैंने कहा विचार ही सब कुछ है। मनुष्य के अंदर विचार ही तो सब कुछ है। विचार को भाषा की वजह से दबा देना कितना बड़ा अन्याय है। विचार को आने दो, भाषा कोई भी हो, विचार भाषा तो ट्रांसलेट कर लेगा, अनुवादक करेगा, उसका काम है। विचार को आने दो, विचार को आने दो। तो वो हमारे बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे विचारशील हैं, बिहार के बच्चे विचारशील हैं, उनको ये भरोसा भरना है, आने दो विचार को, बोलो किसी भाषा में। आपको ताज्जुब होगा, बहुत दुख होगा। मैंने हिंदी में भी बाद में एमए किया और हिंदी में भी मैंने पीएचडी की, मुझे हिंदी से अनुराग है। मैंने देखा बिहार में ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ तक कि बहुत कम शिक्षक हैं जो हिंदी भी बोल पाते हैं। जी, बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, एजुकेशन के बाद हमने की है, किस तरीके से आपके प्रयास हो रहे हैं इन तमाम विषयों की भी यदि हमने अभी बातचीत की है। यदि अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें, यदि हम सोशल मीडिया के प्रभावों की बात करें सिंह साहब, तो ये भी सच है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखा है। यदि हम कोविड फेज़ की बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चों ने कई ऐसी चीज़ें देखी है, कई ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, और अब तो क्लासेस भी ऐसे चलाए गए हैं, सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए गए हैं। लेकिन यदि हम इसके दुष्प्रभावों की बात करें सिंह साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं काल्पनिक होते जा रहे हैं। यदि हम बात करें, कई ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं, कई ऐसे कार्टून्स दिखते हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं एक उस फेज़ में ले जाते हैं, उस कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। तो एक टीचर होने के नाते मैं चाहूँगी कि आप गाइड ज़रूर करें उन अभिभावकों को भी, उन बच्चों को भी, कि कितना उससे बच के रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, क्योंकि ये जो कोविड की वजह से जो बच्चों को ये लाभ मिला, या जो भी कहें, बच्चों के हाथ में हमें मोबाइल फुल टाइम के लिए देना पड़ा, क्योंकि वो उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी जी। और बच्चों की अब आदत पड़ गई, अब वो उसके बिना रह नहीं सकते। अभिभावक आकर बताते हैं कि हमारे बच्चे, कई सारे अभिभावक ऐसे हैं जो छुट्टियों के दौरान बताते थे कि हमारे बच्चे ने मोबाइल 15 से 16 घंटा लगातार हैंडल किया, जबकि कक्षाएं तो 2 या 3 घंटे की थी, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। अब आपने जो कहा ये काल्पनिक दुनिया की बात, ये बिल्कुल सही है। और बच्चे जिस तरह के सीरियल्स और जिस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उसका असर तो उनके जहन पर पड़ता है। वो कोमल मस्तिष्क के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सही मानने लगते हैं, और वो एक ऐसी दुनिया में उतरते जा रहे हैं जो सही नहीं है, जो आभासी है, जो उनको सही रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने भी है और अभिभावकों के सामने भी, कि अब जो चीज़ें दी जा चुकी हैं कक्षाएं शुरू होने के बाद भी, उन्हें कम कैसे किया जाए। कई अभिभावक बताते हैं कि क्लास 1 या 2 के बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं, बैग रखने के पहले मोबाइल की छीना झपटी करते हैं, आते ही आते। तो इसको रोकना तो होगा। ये जो सुविधा मिली थी, ये एक तात्कालिक थी, एक आपातकालीन व्यवस्था थी, इसको रोकना होगा। अगर ऐसे नहीं रोका गया तो फिर ये हमारे भारतीय बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अब ये अलग है कि आप विदेशों में जाइए, वहाँ के बच्चे भी हमेशा मोबाइल हाथ में रखते हैं। मैंने एक स्विट्जरलैंड में इस पर डिबेट कराया था कि इंडियन बच्चों और स्विस बच्चों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि फ़र्क है। एक स्विट्जरलैंड के बच्चे ने बताया कि हम मोबाइल हाथ में ज़रूर रखते हैं, बट वी आर नॉट ऑब्सेस्ड टू दैट, बट योर स्टूडेंट्स आर ऑब्सेस्ड टू दैट। सो अब हमारे बच्चों का वो समय है जो स्विट्जरलैंड में 25 साल पहले, 20 साल पहले रहा होगा। तो वो ऑब्सेशन जो हो गया है, वो हमारे ये चुनौती को कैसे झेलना है, ये हम शिक्षाविदों के सामने और अभिभावकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है।
अगले कुछ महीनों में इसका जवाब ढूंढना होगा और हम सब मिल करके इसका टाइमिंग रोकना होगा, स्ट्रेन करना होगा कि बच्चे लिमिटेड टाइम में ही मोबाइल अपने हाथ में रखें। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ वही बच्चे नहीं, 1 to 10 जो क्लास के बच्चे हैं, मैं उनकी ही नहीं बात करूँगी, बल्कि जो नर्सरी में है, जूनियर केजी में है, यूकेजी में है, तो उन लोगों के साथ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। टीचर से एक इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक पॉजिटिव बातें हैं कि हमारी टीचर आने वाली हैं और उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक डर भी रहता है, एक रिस्पेक्ट भी रहती है। और सही मायने में रेखा ने कहा कि सकारात्मक भी है इसकी बातें और वही नकारात्मक जो बातें आपने बताई, यही है कि हमें थोड़ा सा सजग रहना है कि उस हैंडल करना है उस कल्पनाशीलता की तरीके दुनिया से। में बच्चों को ना जाने दें। अच्छा, अभी आपने स्विट्जरलैंड के एक बच्चे के अनुभव की बात कही, तो अभी उन लोगों की जो सोच है, जो मेंटलिटी है, जो रहने सहने का जो ढंग है, वो बिल्कुल बदल चुका है। आई थिंक कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बिल्कुल अलग होगा। आपने बहुत जगह पे बच्चों को सेशन दिया है और पढ़ाया है, तो उसमें कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि शिक्षक पढ़ाते ज़रूर हैं, पर उन छात्रों से कभी कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकलती हैं जो उनके लिए एक शिक्षा का विषय बनती है और वो बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत बड़ी चोट लगेगी। एक देश में हमारी बात हो रही थी जी। हम अपने देश के बच्चों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे जो सही हैं, और मैंने कई उदाहरण भी दिए अपने बच्चों के बारे में कि कैसे कैसे बच्चों ने क्या क्या किया। हमने ये कहा और कहीं गलती से निकल गया कि चिल्ड्रन रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स मोर देन यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्योंकि पश्चिमी देश था, यूरोप था, तो वहाँ पेरेंट्स को वो इज्जत तो नहीं है जो हमारे देश के बच्चे करते हैं। एक फिर वह लड़की थी और उससे को बहुत बुरा लगी ये बात। कहा यस, आई थिंक दैट यू पीपल लव योर पेरेंट्स मोर देन वी लव आवर पेरेंट्स। देयर इज नो सच, आई एग्री विद दैट, बट व्हाट इज एजुकेशन इन योर कंट्री? व्हेन योर चिल्ड्रन ग्रो अप दे सेल द लैंड, दे सेल द कंट्री, एंड इट वाज सच एन अटैक ऑन मी। And she started with giving the names of all these लोगों ने देश के साथ, they have been betrayed your country, but all well educated। मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने इस बात को कई बार बांटा है अपने लोगों के बीच में। इसको बदलना है, माता सोच को बदलनी ठीक है। देश के लिए आज हमारे बच्चों के मन में जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। ये वो बच्चे बता रहे हैं जहाँ देश प्रेम का एक टॉपिक भी नहीं होता उनके सिलेबस में। उनको देश से लगाव है, और हमारे देश में देश प्रेम के टॉपिक्स, कविताएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों में देश से लगाव क्यों नहीं है? बच्चा आत्ममुग्ध क्यों हो गया? अपने बारे में क्यों सोचने लगा? केवल अपनी नौकरी, अपनी बचत, अपनी गाड़ी, अपना बंगलो क्यों सोचता है? बहुत अच्छा हुआ तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बाहर आकर के समाज और देश के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी अच्छा, एक चुनौती चीज देश के सामने। आपने भी नोटिस नई किया शिक्षा होगा। नीति में इसके लिए थोड़ा उपाय कुछ सोचा गया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यदि हम बात करें, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत डेवलप हो गई है। यदि हम बात करें कि हम बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, यदि आपके स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जिस तरीके से आज का माहौल बदल रहा है, आज के जो बच्चे हैं वो तार्किक होते जा रहे हैं, लॉजिक होते जा रहे हैं। प्रिया, तुमने भी नोटिस किया होगा, आपकी बातों को वो तर्क के आधार पे काटेंगे, आपकी बातों को वो लॉजिकली बताएंगे, और आज के बच्चे खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। लेकिन जैसा कि प्रिया शुरू में ही कह रही थी कि मध्यम वर्गीय जो अभिभावकों की सोच होती है, कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप आता है, और उस तर्क को हम ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में जाके हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो उन अभिभावकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो इस एक जो गैप है, जनरेशन गैप जिसे हम कहेंगे, उसे किस तरीके से भरने की कोशिश करें? ऐसे अभिभावकों को एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने कोई ऐसी बात कही जो मेरी बात के अलग है, उसको तर्क ना कहें। वो जनरेशन गैप है, आपने कहा ना, वो विकास है, वो पीढ़ी का विकास है, उसको पीढ़ी के विकास के रूप में लिया जाना चाहिए। आप जानते होंगे, आप के घरों में भी बच्चे कहीं होंगे, आजकल परिवार में घरों का कलर कौन सा होना है, कौन सी टीवी आनी है, कौन सी गाड़ी आनी है, ये फैसले बच्चे करते हैं और तर्क के साथ करते हैं। वो उसके पास उनका जवाब होता है कि इसमें ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है पापा मम्मी, इसलिए ये बात मानो, और बच्चे लोग मानते हैं। ये बहुत सुखद बात है। जब बच्चे इस तरह की सलाह देते हैं तो आप समझिए कि वो हमारा बच्चा सही विकास के रास्ते पर है। उसको ये मत मानिए कि वो आपसे कुतर्क कर रहा है या आपके साथ वो वाद विवाद करना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो बात वही कह रहा है जो अभिभावकों को जानना चाहिए। वो दुनिया में थोड़ा आगे बढ़ चुका है,
एक पीढ़ी आगे जा चुका है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उनसे बहुत सारी बातें ग्रहण करता है, वो अपने टीचर्स के साथ होता है, बहुत सारी बातें नेट के माध्यम से, बहुत सारी नॉलेज उसके पास है जो आपके पास नहीं है। तो उन बातों को आप स्वीकार करें, ये एक सुखद बात है, इसमें कहीं दुखी होने की कोई बात नहीं। दूसरी बात आपने कहा बच्चे जो चाहें वही करते हैं, बच्चे जो चाहें वही करना ही चाहिए, अभिभावक तय ना करें। बिहार में ये बहुत बड़ी बीमारी है, अगर शिक्षा की बीमारियों की बात करें तो ये सबसे बड़ी बीमारी है कि अभिभावक पहले ही तय कर लेता है मेरे बच्चे को बनना क्या है। अभी मैंने विदेशों में जाके इस पर काम किया, काफी अपना सपना वो देखते मैंने हैं काम किया है अपना। पेरेंट्स अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, मत करिए, ये मत करिए, क्योंकि वो बच्चा तो कुछ विशेष करने के लिए खास तौर से भेजा गया है। ईश्वर ने हर बच्चे को भेजा है कुछ खास करने के लिए, उसको वो करने दीजिए। वो जानता है, नहीं जानता है तो मदद लीजिए। एक से एक हम लोग हैं, हम लोग मदद करते हैं बच्चों के बारे में। आप कोई बच्चे हमारे भेजिए, हम बता देंगे कि उस बच्चे में क्या खास बात है और बड़ा होकर क्या करेगा, हम थोड़ा सा तो वो चीज़ करने दीजिए। अगर बच्चा खुद करना चाहता है, काम करके थकता नहीं, इसका मतलब उसके लिए आया है, उसको करने दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, वो उसी फील्ड में आगे निकल जाएगा। आप चूँकि प्रेसिडेंट हैं, मैं जाते जाते आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी, और चूँकि हमारे पास समय मतलब उसमें बाध्यता है, तो उतने ही समय में मैं चाहूँगी कि आप उन सवालों का जवाब दें। पहली बात, प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो कभी कभी चीज़ कुछ अभिभावक और शिक्षकों की जो आप बात कर रहे हैं, तो फ़ी को लेकर के क्लासेस बंद कर दिए जाते हैं कि अगर वो नेक्स्ट मंथ का अगर आपने नहीं दिया देन बंद। उससे मानसिक तनाव होता है, तो कितना बदलना चाहिए, और जाते जाते आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो आप बता रही हैं कि बच्चों को लाइन लगा दी जाती है, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, टेस्ट नहीं लिया जाता, उसके मार्क्स नहीं बताए जाते, ये इस वर्तमान प्राइवेट स्कूल की शिक्षा है, इसका सबसे बड़ा अभिशाप है। बच्चे को ये पता भी नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे के पिता ने फी दी या नहीं दी। ये हमारी गलती है। जो विद्यालय ऐसा करते हैं वो पाप करते हैं। उन्हें जो भी बात करनी है सीधे अभिभावक से करें, बाकी लोगों से ना करें। और मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश है कि बिहार की मेधा को पहचानिए। बिहार के बच्चे कुछ करने के लिए आए हैं, उनको पहचानिए, उनको मौका दीजिए, उनको फलने फूलने दीजिए। कल आने वाले समय में पूरे बिहार के बच्चे पूरी दुनिया चलाएंगे, ग्लोबल लीडर्स। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातचीत करें कि आपके माध्यम से बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को जानने सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सीबी सिंह, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी इनसे हम लोगों ने ढेर सारी बातचीत की और बहुत सी बातें निकल कर के आई, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। और आज का ये अंक आपको हमारा कैसा लगा, इसके लिए हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। तो हमारा पता नोट कीजिए, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com।